हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ क्लास 12 का एनसीईआरटी जो चैप्टर नंबर 4 है ज्योग्राफी का। इसको आज मैं लाई हूँ। इसमें हम करेंगे प्राइमरी एक्टिविटी मतलब प्राथमिक क्रियाएं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें प्राइमरी सेक्टर वगैरह समझ लीजिए, बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए बने हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम करेंगे प्राथमिक क्रिया। तो मानव के वो कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संशोधन जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती है। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों में लकड़ी काटना और कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। मछली पकड़ने एवं कृषि करने का कार्य क्रमशः तटीय एवं मैदानी भागों के निवासी ही क्यों करते हैं? वे कौन से भौतिक एवं सामाजिक कारक हैं जो विभिन्न प्रदेशों में प्राथमिक क्रियाओं के प्रकार को निर्धारित करते हैं? क्या आप जानते हैं कि प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं, मतलब प्राइमरी सेक्टर वाले रेड कॉलर वर्कर कहलाते हैं। आखेट एवं भोजन संग्रह। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम कालीन मानव जो जीवन प्रवाह के निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता है, उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता है। पहला पशुओं का आखेट कर और दूसरा अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल आदि को एकत्रित कर। तो समकालीन मानव समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अतिशीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया, तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां या विलुप्त हो चुकी हैं या संकटापन्न हैं। प्राचीन काल के आखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? और भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न स्वरूपों में किया जाता है। यह कार्य कठोर जलवायु की दशाओं में किया जाता है। इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का संग्रह करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इनमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। और ठीक है, भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। पहला उच्च अक्षांश के क्षेत्र में, जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिण चिली आते हैं। दूसरा निम्न अक्षांश के क्षेत्र में, जिसमें अमेजन बेसिन और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है। आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधि पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। पौधे के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग कुनैन, चमड़ा तैयार करना एवं कार्क के लिए, पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयाँ एवं कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए, रेशे को कपड़ा बनाने, दृढ़ फल को भोजन एवं तेल के लिए एवं पेड़ के तने का उपयोग रबड़, बलाट, गोंद एवं राल बनाने के लिए करते हैं। क्या आप जानते हैं च्युइंग को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? क्या तुम जानते हो कि इसे चिकल कहते हैं? ये जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। तो ये चित्र है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और इन सब का। तो निर्वाहन संग्रह के क्षेत्र हैं ये जो डार्क है, तो दक्षिण अमेरिका में और वगैरह, तो ये सब क्या निर्वाहन संग्रह है। विश्व स्तर पर भोजन संग्रह का अधिक महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। कई प्रकार की अच्छी किस्में एवं कम दाम वाले कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रह करने वाले समूहों के उत्पादों का स्थान ले लिया है। पशुचारण क्या है? आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब महसूस किया कि केवल आखेट से ही जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। विभिन्न जलवायु की दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वाहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। जलवासी पशुचारण।
चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारण अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता था। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे। भिन्न भिन्न क्षेत्रों से कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय, बैल प्रमुख पशु हैं, जबकि सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी, ऊँट पाला जाता है। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक व लामा एवं आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला है। दूसरा क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है, जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, मेडागास्कर द्वीप पर है। नए चारागाहों की खोज में ये पशुचारण समतल स्थल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर एवं शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बरकवार, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं एवं शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्मकाल में दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारकों का पशुओं के साथ प्रवास होता है। चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है एवं इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में भी कमी हो रही है। इसके 2 कारक हैं। पहला, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और ख है कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। वाणिज्य पशुधन पालन। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं फॉर्म भी अस्थायी होते हैं। यह फॉर्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं एवं संपूर्ण क्षेत्रों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए बड़े बाड़ लगाकर दूसरे से अलग कर दिया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है, तब पशुओं को दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वह क्षमता के अनुसार रखी जाती है। यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े हैं। इनसे प्राप्त मांस, खालें एवं ऊन को विश्व में उनको वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बाबंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जननकी सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण एवं उसके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। तो ये चित्र देखिए आप, तो यहाँ पर जो डार्क एरिया है अफ्रीका में, एशिया में, और यहाँ पर देख सकते हैं ये चलवासी पशुचारण का है। तो विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, यूरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। और वाणिज्य मतलब फार्मिंग, कृषि। तो ठीक है, कृषि विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं एवं इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं। कृषि विभिन्न प्रकार की फसलों का बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। मुख्य प्रणालियां निम्नलिखित हैं। पहला है कृषि निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है, जहां आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिण पूर्व एशिया है। तो ये चित्र आप देखिए निर्वाह कृषि का है, अफ्रीका का, दक्षिण अमेरिका में देख सकते हैं और वहाँ पर, ठीक है। तो इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं। इस खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाली एवं फावड़े द्वारा की जाती है। कुछ समय पश्चात जब 3-5 वर्ष बीत जाते हैं, तो जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, तब कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करते हैं। कुछ समय पश्चात कृषक वापस पहले वाले कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य करने आ जाता है। इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, जिससे झूम का चक्र
छोटा हो जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत की उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में मिल्पा एवं मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। आप ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाइए जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है एवं वहाँ इसे किस नाम से पुकारा जाता है। गहन कृषि निर्वाह। इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि दो प्रकार की है। पहला है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक जनसंख्या व घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है एवं कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। भूमि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। मानव एशिया के अनेक भागों में उच्च व जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्रायः संभव नहीं है। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन और जौ एवं सोरपम बोया जाता है। भारत में सिंध गंगा मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं एवं दक्षिण व पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा प्रमुखता रूप से उगाया जाता है। इस कृषि की अधिकतर विशेषताएं वो हैं जो चावल के प्रधान कृषि की है, केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है। तो ये चित्र आप देखिए, ये है आर्द्र चावल प्रमुख फसल जहाँ पर डार्के है भारत है इसमें, और वहाँ पर देख लीजिए और अन्य प्रमुख फसल देख सकते हैं जहाँ पर होती हैं। रोपड़ कृषि क्या है? यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का उपनिवेशीकरण किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे रोपड़ कृषि जो बृहत स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। यूरोपीय उपनिवेश ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले एवं अनाज की फसल पौधे लगाई। इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोआ की पौधे लगाई थी। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं लंका में चाय के बाग, मलेशिया में रबड़ के बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बाग विकसित किए। स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में हाईलैंड वासियों का एकाधिकार था। ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के बागान, जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है, यूरोप वासियों के नियंत्रण में है। वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देशों की सरकार अथवा नागरिकों के नियंत्रण में है। यह अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण ढालों का उपयोग चाय बागान हेतु किया जाता है। कृषि देख सकते हैं चित्र। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ठीक है। मध्य अक्षांशों के अंतर्गत अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है। यद्यपि अन्य फसलें जैसे मक्का, जौ, राई एवं जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसलें कटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? तो मशीनीकृत अनाज कृषि, कार्बाइन क्रू एक दिन में कई हेक्टेयर भूमि से अनाज काटने में सक्षम है। तो ये चित्र आप देखेंगे, विश्व वाणिज्यिक अनाज है। ये अफ्रीका का देख सकते हैं, कहाँ का है, जारखंड एरिया में है। इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में होता है। मिश्रित कृषि, इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरणतः उत्तरी पश्चिम यूरोप, उत्तरी अमेरिका एवं पूर्वी भाग यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जेई, मक्का, चारे की फसल एवं कंदमूल प्रमुख है। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सुअर एवं कुक्कुर आय के प्रमुख स्रोत हैं। सस्यावर्तन एवं अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकसित कृषि यंत्र, इमारतों, रासायनिक वनस्पति खाद के गहन उपयोग आदि पर अधिक पूंजी व्यय के साथ ही कृषकों की कुशलता और योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषताएं हैं। डेयरी कृषि, डेयरी व्यवसाय सुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता
होती है। पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडार एवं दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि के कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता रहती है, क्योंकि फसलों की तरह इनमें कोई अंतराल नहीं होता है जिसमें श्रम की आवश्यकता ना हो। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, प्रतिष्ठितक का उपयोग, पाश्चुरीकरण की सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादकों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। वाणिज्यिक डेयरी कृषि 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, दूसरा कनाडा एवं तीसरा न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया है। भूमध्य सागरीय कृषि। तो भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि, इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो दक्षिण यूरोप से अफ्रीका में ट्यूनेशिया से अटलांटिक तट तक फैला है, दक्षिण कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग में है। खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अंगूर की कृषि मध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाले मदिरे का उत्पादन किया जाता है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। अंजीर एवं जैतून भी यहाँ उत्पन्न होता है और शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है तब इसी क्षेत्र से पूर्ति की जाती है। ये है कजाकिस्तान में सामूहिक फार्म से अंगूरों का संग्रह करते हुए। बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल, पुष्प लगाए जाते हैं जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है एवं खेतें अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय केंद्रों जहां ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं, इसमें गहन श्रम एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशक, हरित गृह तथा एवं शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी इस कृषि में उपयोग होता है। इस प्रकार की कृषि पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी पूर्व भाग एवं भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक विकसित है, जहाँ औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में वैशिष्ट्यीकरण रखता है। यहाँ से बागवानी फसल, विशेषकर ट्यूलिप, पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां इसको ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। ट्रक फार्म एवं मध्य बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा जाता है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। इसमें पशुधन पाला जाता है। इसमें विशेषतः गाय, बैल एवं कुक्कुर होते हैं। इन्हें बाड़े पर कारखाने में तैयार बनाए भोजन पर रखा जाता है एवं उनकी बीमारियों का भी ध्यान रखा जाता है। इनमें भवन निर्माण यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने एवं पशु चिकित्सा के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अच्छी नस्ल का चुनाव और प्रजनन की वैज्ञानिक विधियों कुक्कुर एवं पशुपालन के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। कृषि करने वाले संगठन के आधार पर भी कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कृषि संगठन कृषक का खेतों पर अपना अधिकार एवं उस पर सरकारी नीतियों जो कृषि में सहायक होती हैं उससे प्रभावित होता है। तो ये चित्र आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका का, अफ्रीका का है। तो डेयरी कृषि के क्षेत्र आप देख सकते हैं। ये जो ब्लैक है डेयरी कृषि के क्षेत्र हैं, ठीक है। और ये है नगरों के समीप सब्जियों का उगाया जाना और ट्रकों एवं ठेलों एवं नगरों बाजारों में ले जाने के लिए सब्जियों का लादा जाना, ठीक है। सरकारी कृषि। जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत फार्म अछूत रहते हैं एवं सहकारी रूप से कृषि की जाती है और सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप में सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाले सभी चीज़ों की खरीद करने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत साधनों को जुटाने के लिए होती है। सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था एवं पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में सफलतापूर्वक चला। सबसे अधिक ये सफलता इसे डेनमार्क से मिली, जहां प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है। डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जहां व्यवहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य है। सामूहिक कृषि। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां कृषि की दशा
सुधारने एवं उत्पादन में कृषि एवं आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज का नाम दिया गया। सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते थे। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में रखते थे। खनन की बात करें तो मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की गई अवस्थाएं देखी जा सकती हैं, जैसे ताम्र युग, कांस्य युग एवं लौह युग। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने एवं हथियार बनाने तक ही सीमित था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ एवं निरंतर इसका महत्व बढ़ता रहा है। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। खनन कार्य की लाभप्रदता दो बातों पर निर्भर करती है। पहली, भौतिक कारक जिसमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। दूसरा, आर्थिक कारक जिसमें खनिज की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी एवं यातायात व श्रम पर होने वाला व्यय आता है। ये चित्र आप देखिए, मैक्सिको की खाड़ी में तेल वेधन क्रिया, ठीक है। खनन की विधियां। उपस्थिति की अवस्था एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन दो प्रकार के हैं। धरातलीय एवं भूमिगत खनन। धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है। तो ये खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्वोपाय एवं करोड़ों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत निम्न कम होता है एवं उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत अथवा कूपकी खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में लंबवत कूपक गहराई तक स्थित हैं, जहाँ से भूमिगत गैलरियां खनिजों तक पहुंचने के लिए फैली हैं। इन मार्गों में होकर खनिजों का निष्कर्षण एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आवागमन हेतु इसमें विशेष प्रकार के लिफ्ट वेधक, माल ढोने की गाड़ियां तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। खनन का यह तरीका जोखिम भरा है, क्योंकि जहरीले गैस, आग एवं बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटनाएं होने का भय रहता है। क्या आपने कभी भारत की कोयला खदानों में आग लगने एवं बाढ़ आने के विषय में पढ़ा है? विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन, प्रसंस्करण, शोधन कार्य के पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक आने लगी है, जबकि विकासशील देश अपने विकास श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के उच्च रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश एवं एशिया में आय के साधन का 50% तक खनन कार्य से प्राप्त होता है। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, इसको देने का ट्राई करिएगा। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको तो आप जरूर देंगे, तो इसको जरूर दीजिएगा। मैं तो आंसर बता सकती हूँ, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, ताकि आप भी अपनी एक्टिविटी को शो करें। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और 30 शब्दों में लिखना है, ये भी करिएगा। स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों में समीप क्यों की जाती है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है आंसर, ठीक है, दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।